नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। हरियाणा में आकस्मिक परिस्थिति है। कोरोना संक्रमण की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। संक्रमण का फैलाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। ये अलग बात है कि हॉस्पिटल में भर्ती या फिर होम आइसोलेशन में रखे गए मरीज भी बहुत तेज गति से रिकवर भी हो रहे हैं। जैसी कि जानकारी है, कल यानी शुक्रवार को गुरुग्राम में बाउंस बैक हुआ। कहने का मतलब ये है कि जितने संक्रमित मरीज पाए गए उससे कहीं अधिक मरीज होम आइसोलेशन में रहने वाले या फिर हॉस्पिटल से वापस अपने घर को आए और उन्होंने कोरोना को मात दे दी। और हमारी द पब्लिक वर्ल्ड की ओर से सभी ऐसे संक्रमित मरीजों के लिए शुभकामना भी है कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, चाहे आप घर में रहकर अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं या फिर हॉस्पिटल में भर्ती हैं या फिर उनके परिजन अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके उस सदस्य के लिए, उन सदस्यों के लिए हमारी शुभकामना द पब्लिक वर्ल्ड की ओर से कि ईश्वर जल्दी से आप सभी को, आपके सदस्यों को, परिवार के सदस्यों को स्वस्थ बनाएं। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि कोरोना संक्रमित से संबंधित नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव खबरें या पॉजिटिव जो सूचनाएं हैं वो हम आप तक पहुंचाएं। और इसी कोशिश के तहत एक और आज खास खबर लेकर मैं आपके सामने हूं। आप सभी को जानकारी है कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसको लेकर के लोगों के मन में बड़ी भ्रांतियां रहती हैं। कई बार लोगों को लगता है, अगर माइल्ड सिम्टम भी है तब भी उन्हें लगता है कि अगर हम रेमडेसिविर इंजेक्शन ले लेंगे तो हमें खतरा नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं बढ़ेगा, हमारे प्राण बच जाएंगे। और कई बार हॉस्पिटल्स में जो भर्ती हैं और अगर मीडियम लेवल में इन्फेक्टेड हैं तो भी उनको लगता है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता है। लेकिन वास्तव में इन चीजों का सही आकलन तो डॉक्टर ही कर सकते हैं और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमेशा जो संबंधित डॉक्टर हैं, या तो फैमिली डॉक्टर हैं या फिर अगर आप किसी एक्सपर्ट अन्य डॉक्टर के पास गए हैं या फिर हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो ना तो संक्रमित मरीज को या फिर उनके परिजनों को ऐसा सोचना चाहिए कि अपने मन से ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए कि रेमडेसिविर इंजेक्शन हम लगवा लें। आपको डॉक्टर के एक्सपर्ट पर उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन है और उनकी जो मेडिकल एडवाइस है उस पर ही आपको निर्भर रहना चाहिए। इस दिशा से सरकार के पास भी कुछ सीमित विकल्प होते हैं, क्योंकि जब जनता की ओर से दबाव बनता है तो फिर सरकार की स्थिति कई बार बहुत मजबूर हो जाती है और सरकार फिर न चाहते हुए भी कई ऐसे निर्णय लेने को मजबूर होती है। तो इसीलिए पहले के जो हालात थे अब उसमें काफी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। अब क्योंकि आपने सुना होगा कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो डायरेक्टर हैं एम्स नई दिल्ली के, उन्होंने बारंबार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को ये बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता सभी को नहीं है और खास करके जो माइल्ड सिम्टम वाले लोग हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। तो इसलिए अनावश्यक इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी चीज का प्रोडक्शन जो हमारे देश में अवेलेबिलिटी है वो एक सीमा में है और आप अनावश्यक अगर उसको आप लेना शुरू कर देंगे, उसका उपयोग करना शुरू कर देंगे तो एक तरफ आपको फायदा तो नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी तंत्र पे या उस प्रोडक्शन पे जो सप्लाई है उस पर बहुत दबाव पड़ेगा। तो इसलिए दोनों तरीके से हमको सोचने की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए हरियाणा सरकार ने कल यानी शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लिया है इस मुद्दे को लेकर। पहले सभी जिले में जिला स्तरीय समिति बनाई गई थी और खास करके रेमडेसिविर इंजेक्शन जारी करने की दृष्टि से, उपलब्ध कराने की दृष्टि से, क्योंकि सरकार ने हरियाणा में पहले दिन से ही इस पर अपना कंट्रोल रखा है कि जो प्राइवेट केमिस्ट हैं उनके पास ये नहीं आपूर्ति नहीं की जा रही है और उन्होंने इस पर कंट्रोल रखा हुआ है। पहले तो एक सेंटर ही बनाया गया था, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने ये निर्णय लिया है कि सभी जिले में एक समिति गठित की गई थी और उस समिति के पहले अध्यक्ष थे सिविल सर्जन। उस जिले के जो सिविल सर्जन होते हैं उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। साथ ही उसमें कुछ डॉक्टर्स को उसके सदस्य नॉमिनेट किए गए थे
जो इन चीजों का गहन आकलन करके और उसके बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन जारी करने का आदेश करते थे या फिर उन्हें मुहैया कराते थे। लेकिन अब सरकार ने कल इस समिति का पुनर्गठन कर दिया है और पुनर्गठन में कई फेरबदल उन्होंने किए हैं। पुनर्गठन में सबसे बड़ा फेरबदल जो उन्होंने किया है वो ये है कि इस समिति के अध्यक्ष अब सिविल सर्जन नहीं होंगे, बल्कि सभी जिले के जो एडीसी हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, अतिरिक्त उपायुक्त हैं, उनको इस जिला समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और सिविल सर्जन इसके सदस्य के रूप में नॉमिनेट किए गए हैं। या फिर सिविल सर्जन के अलावा वो अगर अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को, किसी डॉक्टर को, डिप्टी सीएमओ को, किसी को भी वो अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेज सकते हैं इस समिति में बैठक की दृष्टि से अगर आवश्यकता पड़ती है तो। और दूसरा, उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के जो आईएमए है, आईएमए का जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होगा उसको भी इस समिति का सदस्य नॉमिनेट किया गया है। आईएमए के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चाहें तो खुद इस मीटिंग में को अटेंड कर सकते हैं या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो भेज सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने इसमें चीफ फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट को भी इसमें नॉमिनेट किया है, उसको भी इसका सदस्य बनाया है। तो ये इंजेक्शन अंधाधुंध इसका उपयोग न हो, इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने अब इस समिति का पुनर्गठन कर दिया है और इस पुनर्गठन के निर्णय को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरी झंडी कल ही दे दी है और ये अब आज से जारी हो जाएगा और ये अब आज से लागू होने लगेगा। जो वांछित रोगी हैं, यानी इसमें सरकार की यह कोशिश है कि वास्तव में ऐसे रोगी जिनको इसकी आवश्यकता है, जब डॉक्टर इस चीज की बात इसकी आवश्यकता महसूस करते हैं तभी उन्हें ये इंजेक्शन दिया जाए। अनावश्यक तौर पर ये इंजेक्शन देने की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार की जो मानसिकता है इसे हतोत्साहित करने की जरूरत है, इसे डिस्करेज करने की आवश्यकता है। समिति के पुनर्गठन को सीएम ने अपनी मंजूरी दे दी है। अब इस समिति के जो चेयरमैन है वो एडीसी होंगे, मैंने आपको पहले ही जानकारी दी। सिविल सर्जन और या तो उनके प्रतिनिधि डॉक्टर, फार्मासिस्ट, ये चीफ फार्मासिस्ट वो उनके सदस्य होंगे और आईएमए के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं वो भी इसके सदस्य बनाए गए हैं। चाहे तो वो स्वयं आए या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं। पहले इसमें डॉक्टरों को शामिल किया गया था और अध्यक्ष सिविल सर्जन थे। अब इसमें ये मिलेगा कैसे, इंजेक्शन कैसे मिलेगा, इसकी प्रक्रिया को लेकर के भी सरकार ने पूरी तरह इसको परिभाषित कर दिया है और इसमें क्या क्या नियम और शर्तें निर्धारित की गई है। इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता का जो आवेदन है उस अस्पताल को, उसमें भर्ती रोगी को देखने वाले डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के आधार पर वो अस्पताल करेगा। चाहे तो वो ईमेल से तत्काल आप सीएमओ को इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन, उसका जो प्रारूप तैयार किया गया है उस प्रारूप को भरकर पूरी जानकारी देकर आप इनकम्प्लीट अगर देंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए कंप्लीट जानकारी उसमें दें उस प्रारूप में और सीएमओ को आप ईमेल कर सकते हैं या फिर व्यक्तिगत, अगर बहुत जल्दीबाजी है तो आप व्यक्तिगत फिजिकली किसी को भेजकर ये एप्लीकेशन वहां सबमिट करा सकते हैं, ये प्रोफॉर्मा वहां जमा करा सकते हैं। और आवेदन जो है संबंधित जिले की समिति के सामने रखी जाएगी और फिर ये आवेदन आप समिति के सामने, वहां भी एडीसी के, यहाँ क्या एडीसी अब चेयरमैन है, आप वहां भी ये आवेदन व्यक्तिगत तौर पर भेज सकते हैं और उसके बाद फिर सिविल सर्जन इस पर आकलन करेगा, यानी समिति बैठेगी और समिति इसका पूरा आकलन करेगी और समिति की बैठक प्रत्येक दिन 2 बार होगी। ये ध्यान रखने की बात है कि क्योंकि ये चिंता आपको हो सकती है कि फिर इंजेक्शन लेने के लिए इतना समय हम लगाएंगे, अभी जरूरत है 1 घंटे में या 2 घंटे में हमें आवश्यकता हो सकती है, 3 घंटे में लगाने की आवश्यकता हो सकती है। मरीज की हालत अगर खराब है तो डॉक्टर चाहता है कि बहुत जल्दी हो, डॉक्टर भी कोशिश करता है, तो ऐसे में और परिजन बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। तो इसीलिए इसमें व्यवस्था की गई है, सरकार ने कहा है कि इस समिति की बैठक प्रतिदिन दिन में 2 बार होगी, 7 दिन, सभी दिन कभी भी बंद नहीं होंगे और दिन में 2 बार होगी, क्योंकि ये बहुत आकस्मिक परिस्थिति के लिए ये इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो इसलिए 2 बार इसकी बैठक होगी और प्रत्येक जिले में समिति इस आकलन करके जो जिस डॉक्टर ने, जिस हॉस्पिटल ने रिक्वेजिशन दिया हुआ है, जो आवेदन दिया है, उसका पूरा विश्लेषण करके और तब उसका निर्णय लिया जाएगा और आवेदक को इसकी ईमेल से जानकारी दे दी जाएगी कि आप अपना इंजेक्शन आकर के कलेक्ट कर सकते हैं।
और अब समिति ने आवेदन को अगर रिजेक्ट किया तो फिर उसके कारण भी वो उनको ईमेल पे बताए जाएंगे, समिति की ओर से जानकारी दी जाएगी कि इन कारणों से आपके आवेदन को रिजेक्ट किया गया है, या आप जिस रोगी के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन लेना चाहते हैं वो नहीं दिए जाएंगे, ऐसा निर्णय लिया गया है। वो उसकी पूरी जानकारी उनको दी जाएगी। अब डॉक्टर या हॉस्पिटल को इसके बारे में पूरी तरह से इन्फॉर्म तत्काल किया जाएगा। इंजेक्शन की लागत जो उसकी कीमत होगी HMSCL ने जो उसकी कीमत ऑलमोस्ट जो उसकी तय की है, जो लागत तय की है, क्योंकि बहुत कम कीमत पर, लागत वाली कीमत पर ही ये इंजेक्शन देने का फैसला लिया गया है, तो उसकी जो लागत की कीमत होगी वो कीमत हॉस्पिटल मैनेजमेंट की ओर से, जहां वो मरीज भर्ती है वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट ही सिविल सर्जन के ऑफिस में जमा कराएगा, और ये जो लागत है, ये जो कीमत है, ये HMSCL के खाते में ये जमा होगा। वो सिविल सर्जन की जिम्मेदारी है, वो करेंगे। तो ये उनके यहाँ जमा कराया जाएगा और सिविल सर्जन ही हॉस्पिटल को वो इंजेक्शन देगा जब वो पैसे जमा हो जाएंगे और आपको समिति ने उसकी अनुमति दे दी, तो उसके आधार पर फिर सिविल सर्जन से आप वो इंजेक्शन ले सकेंगे। और सिविल सर्जन सेम डे, उसी दिन ये देगा इंजेक्शन। ये भी आप आश्वस्त रहें इस बात से कि इसमें कोई देरी नहीं होगी, क्योंकि सिविल सर्जन स्वयं में भी डॉक्टर हैं और जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी बहुत संवेदनशील हैं और उन्हें पता है कि यह कितना संवेदनशील मुद्दा है आज की तारीख में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए। अगर किसी की हालत बेहद खराब है, बहुत गंभीर स्थिति में है, ICU में एडमिट हैं, तो वैसे पेशेंट्स के लिए इस प्रकार के इंजेक्शन को तत्काल लगाने की आवश्यकता डॉक्टर महसूस करते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स बोलते हैं। तो इसीलिए वो उसी दिन सेम डे आपको इस पर एग्जीक्यूशन होगा और तत्काल आपको इंजेक्शन दिए जाएंगे। और ये आप क्या ये 24 घंटे मिलेंगे? निश्चित रूप से ये आपको 24 घंटे आपको इंजेक्शन मिल सकते हैं। किसी भी समय आप इंजेक्शन जाकर सिविल सर्जन के दफ्तर से या जहां भी उन्होंने व्यवस्था की हुई है वहां से आप वो ले सकते हैं, उनसे संपर्क साधेंगे, वो आपको जानकारी देंगे। फिर इसमें सवाल उठता है, क्या ये सप्ताह के सातों दिन खुले रहेंगे? बिल्कुल, ये सप्ताह के सातों दिन खुले रहेंगे और ये मैकेनिज्म कभी भी बंद होने की स्थिति में नहीं है। सरकार ने ये आदेश किया है क्योंकि बहुत आकस्मिक परिस्थिति के लिए इंजेक्शन है, तो इसीलिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो उपलब्धता है और इसकी जो आपूर्ति करने की व्यवस्था की गई है, सप्ताह में सातों दिन खुले रखने, सातों दिन ऑन रहेंगे इसमें। और ये रेमडेसिविर इंजेक्शन जो सिविल सर्जन को मुहैया कराए जाते हैं वो ACS जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के हेल्थ डिपार्टमेंट के राजीव अरोरा, उनके निर्देशन पर हेल्थ डायरेक्टर सर्विसेज के द्वारा ये चीजें मॉनिटर की जाएंगी और वही सभी डिस्ट्रिक्ट के सिविल सर्जन को ये इंजेक्शन मुहैया कराएंगे। रेमडेसिविर के बारे में ये सरकार ने ये आदेश जारी किया है और ये गाइडलाइन भी निर्धारित कर दी है संबंधित हॉस्पिटल को। अब जैसे मान लीजिए कि कोई अगर मरीज ऐसे हैं, इंजेक्शन आप ले गए और संभवतः खुदा न खास्ते कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती है कि अगर उक्त मरीज की मृत्यु हो जाती है और वो इंजेक्शन उसे नहीं लगाए जाते हैं, तब उस संबंधित हॉस्पिटल को पूरी जानकारी उस मरीज के बारे में और उस इंजेक्शन के स्टोर के बारे में सिविल सर्जन को तत्काल देनी पड़ेगी। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है और उस इंजेक्शन को वो हॉस्पिटल अपने पास स्टॉक में रख सकते हैं फ्यूचर की दृष्टि से। अगर फिर किसी दूसरे ऐसे मरीज को आवश्यकता इसकी महसूस होती है, डॉक्टर यह महसूस करता है, तो वो उस इंजेक्शन का उपयोग उस मरीज के लिए कर सकता है। लेकिन उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी समिति को देनी पड़ेगी और सिविल सर्जन को भी देनी पड़ेगी। इसका पूरा डाटा और इसकी रिपोर्ट भी आपको हॉस्पिटल्स को तैयार करनी पड़ेगी। ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें निर्धारित की गई है कि आप उस कोरोना मरीज के बारे में या उसके इलाज के बारे में पूरी रिपोर्ट अपने पास तैयार करेंगे, क्योंकि ऑडिट के दौरान आपसे ये चीजें मांगी जा सकती हैं। इंजेक्शन के सही इस्तेमाल की जिम्मेवारी अस्पताल या फिर संबंधित डॉक्टर जो इसका इलाज कर रहे हैं, जिन्होंने इस इंजेक्शन का रिकमेंडेशन किया है, उनकी ही बनेगी, उन्हीं की अकाउंटेबिलिटी ये होगी और सारे रिकॉर्ड उनको रखने ही होंगे, क्योंकि ऑडिट के दौरान इसकी बड़ी आवश्यकता होगी। फिर आपसे पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि कई मुद्दे विवादित हो जाते हैं, तो उस विवाद से बचने के लिए भी बहुत आवश्यक है
कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हैं या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जो उनके लिए अधिकृत अधिकारी हैं या फिर जो मैनेजमेंट में बैठे लोग हैं हॉस्पिटल्स में, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इसकी रिकॉर्ड्स पूरी तरह से साफ सुथरा और सही जानकारी संबद्ध करते हुए अवश्य आप बनाएं, तैयार करें और रखें। अगर इंजेक्शन अस्पताल में मिलेंगे और रोगी की मृत्यु हो जाती है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो उसकी जानकारी आपको तत्काल सिविल सर्जन को देनी होगी और इस स्टॉक को आप फ्यूचर के लिए आप रखेंगे। हरियाणा गवर्नमेंट ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के सही वितरण के लिए जिला स्तरीय जो समिति है उसका पुनर्गठन किया है और ये चीजें आप और अन्य अपने जो भी अगर कहीं ऐसे संक्रमित मरीज हैं या उनके परिजन हैं, आप उसको ये जानकारी दे सकते हैं। उनके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि लोगों में ये भ्रम की स्थिति है रेमडेसिविर इंजेक्शन कहाँ से मिलेगा, वो दलाल के चक्कर में पड़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स या स्वास्थ्य कर्मी या कुछ ऐसे उसके अन्य जो लोग हैं इस तरह के अनैतिक काम करने वाले, वैसे लोग भी इस तरह के रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने की बात करते हैं और उसके अनाप शनाप कीमत मांग 60,000 लाख रुपए इस तरह की कीमत मांगते हैं। और गुरुग्राम में भी इस तरह के लोग पकड़े गए हैं, ऐसे गिरोह पकड़े गए हैं। उसमें एक डॉक्टर भी और स्वास्थ्य कर्मी भी पकड़े गए हैं। उसमें पुलिस पूछताछ में ये जानकारी मिली है कि ऐसे लोग किसी हॉस्पिटल से ही ये इंजेक्शन बाहर करते थे, क्योंकि डॉक्टर वहां प्रिस्क्राइब करते थे और डॉक्टर भी उसके साथ मिली भगत में थे। उनका भी नेक्सस इसके साथ था कि इंजेक्शन उन्हें लगाते नहीं थे और परिजन को बता दिया जाता था कि इंजेक्शन लगा दिया गया और उस इंजेक्शन को दोबारा फिर बेचने के लिए इन गिरोह को दे दी जाती थी। तो इससे वो फिर दोबारा इसका मुंह मांगा कीमत लेकर और लोगों को बेचते थे और वो पकड़ में आ गए हैं। इंजेक्शन भी कई बरामद हुए हैं उनसे। तो यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी है और अधिक से अधिक लोगों में इसे आप फॉरवर्ड करें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या उसका प्रोसेस है और किस प्रकार से हम हासिल कर सकते हैं, क्या उसकी कीमत हो सकती है, इसको लेकर के जो भ्रांतियां आपके मन में थी वो निश्चित रूप से इससे दूर होगी। और हरियाणा सरकार ने जो यह फैसला लिया है समिति के पुनर्गठन का, इसकी भी आपको पूरी जानकारी मिली, जिससे कि आप अपने संबंधित डॉक्टर को भी आप बता सकते हैं और वहां से जो प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा है उसमें आप अप्लाई करके और एक दिन के अंदर ही, कुछ ही घंटों के अंदर आप इंजेक्शन हासिल कर सकते हैं अपने लोगों के लिए, अपने मरीजों के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना आप न भूलें। और मुझे उम्मीद है कि जो कोई भी इस वीडियो को देखेंगे आप अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपका एनकरेजमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी हम इस तरह की पॉजिटिव खबरें, पॉजिटिव जो जानकारी है आपके लिए बहुत उपयोगी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो लेकर हम इसी तरह लगातार आते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।